हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बोला है कि भाई हमारे 3 टॉपिक हैं मेनली इनऑर्गेनिक के, बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इन तीनों को मिला के अप्रॉक्सिमेटली 60 मार्क्स के क्वेश्चन CSI या JRF में आते हैं। इसके अलावा गेट में भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी 20-25 के आसपास 20 मार्क्स के क्वेश्चन तीनों टॉपिक से मिला के आ जाते हैं। और जैम में भी इन तीनों टॉपिक से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो वो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, सीखिए इसमें क्या क्या बता रहे हैं। और आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप बना के आओगे, ठीक है। तो बस इनको अच्छे से आप पढ़ते चलो, सारे टॉपिक को रिवाइज करते चलो। साथ के साथ ऑर्गेनिक भी चल रही है, ऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक हैं उनको एक तरफ से कवर कीजिए। हम लोग आपको ऑर्गेनोमेटली को खत्म करके कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑर्गेनिक को खत्म करेंगे बीच में। और साथ ही साथ आपका बायो इनऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, मैंने बहुत अच्छे से इसको क्रैक करके पढ़ा है, तो आप उसको भी अच्छे से रिवाइज करके रखिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। हम OMC का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम आज बात करेंगे ब्रिजिंग लिगेंड से। शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखिए ब्रिजिंग लिगेंड क्या है। देखिए एक बात समझिए कि मान लीजिए जैसे कि आपको क्या हुआ कि आप बिल्कुल कोई सनी देओल हो, ठीक है, और आप रोड पे जा रहे हो, कोई जो गुंडा है वो किसी लड़की का पर्स मार के भाग रहा है, ठीक है, और आप दौड़े गए उस गुंडे को आपने क्या कि पकड़ लिया, ठीक है। तो आपने उस गुंडे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब सपोज दैट कि 2 गुंडे भाग रहे थे, तो आपने बिल्कुल क्या किया, सनी देओल स्टाइल में एक ऐसे पकड़ा एक को और एक को ऐसे पकड़ा सनी देओल की तरह। तो आप बीच में हो और आपने इन दोनों को होल्ड करके रखा है। तो ये दोनों हो गए मेटल और आप हो गए लिगेंड, ठीक है ना। आपने इन दोनों को पकड़ के रखा है, दैट्स कॉल्ड यू आर ब्रिजिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई लिगेंड 2 मेटल के बीच आ जाता है, जब कोई लिगेंड 2 मेटल के बीच आके 2 मेटल को होल्ड करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिजिंग। और इसको हम लोग शो करते हैं म्यू2 से। आप म्यू2 शो कीजिए या सिर्फ म्यू से शो कीजिए, क्योंकि म्यू का मतलब ये हो गया ब्रिजिंग, और म्यू को हम लोग म्यू2 भी लिख सकते हैं कि भाई 2 मेटल को जोड़ रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई बिल्कुल आप साउथ के हीरो के स्टाइल में आप एक साथ 3-4 गुंडों को पकड़ लो, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में आप म्यू3 कहलाओगे, या और भी जितने मेटल को पकड़ोगे उतने आप क्या कहलाओगे, म्यू3 म्यू4 जो भी आपको कह सकते हो। ये इसका ब्रिजिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि हमारे पास है हमने एक आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ा है हमने, ठीक है, हमने आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ा था आपको बायो इनऑर्गेनिक में। कैसे बताया था भाई, आपको बताया था कि एक क्यूब बनाइए, ठीक है, ऐसे क्यूब को जोड़िए आपस में और इसके हर एक कॉर्नर को हटा दीजिए। देखिए इसके ऐसे कॉर्नर को हटा दीजिए। अब कॉर्नर के हटाने के बाद यहाँ लीजिए आयरन, तो यहाँ सल्फर, फिर यहाँ आयरन, तो यहाँ सल्फर, फिर यहाँ आयरन, फिर सल्फर पास यहाँ आयरन, फिर यहाँ सल्फर, फिर यहाँ आयरन, फिर यहाँ सल्फर। अब देख सकते हैं कि जो सल्फर लिगेंड है, ये सल्फर 3 मेटल आयरन को जुड़े हुए हैं। गौर से देखिए, ये सल्फर जो है वो 3 आयरन के साथ क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं म्यू3। क्या कहते हैं इसको हम लोग, म्यू3। आपने जब छोटे बच्चे थे तो आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा B2H6, याद है, बेंट बनाना बॉन्डिंग। तो यहाँ भी जो बोरॉन है वो क्या कर रहा है, ये जो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये 2 एटम को पकड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेटल नहीं है बट फिर भी ये क्या हो गया, म्यू2। गौर से देखिए, ये फिर भी क्या हो गया आपको, म्यू2 हो गया, ठीक है। म्यू2 आपको ब्रिजिंग बनाने के लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई खिलवाड़ नहीं करनी पड़ती, यही चीज़ आपको समझाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो जैसे ये हैलोजन है, ठीक है, सपोज करो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन किसी मेटल से जुड़ा, निश्चित रूप से इस क्लोरीन पे तो आपको पता माइनस चार्ज होता है, तो इस मेटल पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। लेकिन अब ये जो क्लोरीन किसी मेटल से जुड़ता है, ठीक है, अब अगर ये क्लोरीन कितने भी मेटल से जुड़े तो अब क्या होगा, ये तो माइनस तो है ही, तो कितने भी मेटल से जुड़े तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलेगा। हाँ, अब ये हैलोजन जरूर जो है वो म्यू4 हो गया, क्योंकि इसने 4 मेटल को आपस में बांध के रखा है, तो वो म्यू4 हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलेगा, क्योंकि जो उसको बॉन्ड बनाना था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, वो तो मेटल साथ पहले मेटल साथ बना चुका है। और अब जिसको भी वो दे रहा है, क्या दे रहा है, अब जिसको किसको भी दे रहा है तो वो लोन पेयर दे रहा है, इसलिए अब उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना ही मेटल पे कोई चार्ज उस क्लोरीन के कारण आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये जो आपने देखा B2H6, क्या देखा आपने यहाँ पर B2H6 में, आप बोलोगे सर कि बोरॉन जो है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। मेरे वेरी गुड, बोरॉन जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो भाई मेरे हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो हाइड्रोजन इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, क्या -2 दे दें इसको, ये हाइड्रोजन इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, क्या करें, -2 दे दें, नहीं,
खींच तो एक ही साइड से रहा है, खींच तो एक ही साइड से रहा है। अब कर क्या रहा है कि ये है 2 इलेक्ट्रॉन 3, आपको 2 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 एटम बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन को इसके बदले इसको भी कभी दे देगा, तो इस बॉन्ड में ये फेक बॉन्ड है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा, ठीक है, ये -1 ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये CH3 माइनस है, ये CH3 है, किसी लिथियम से जोड़ दीजिए इसको, तो निश्चित रूप से लिथियम पे प्लस है तो CH3 पे माइनस है। लेकिन यही CH3 अगर किसी और लिथियम से जुड़ जाए, ठीक है, और वो लिथियम किसी और से जुड़े, तो इस CH3 कारण इस लिथियम पे कोई चार्ज नहीं आने जा रहा, इस CH3 कारण इस लिथियम पे कोई चार्ज नहीं आने जा रहा, क्योंकि अपना माइनस उसके साथ ऑलरेडी क्या कर चुका है, वो शेयर कर चुका है। अब वो किसी के साथ ब्रिज बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। समझिए बात को। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, CH3Al CH3 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 Al CH3 CH3। तो देखो भाई, ये CH3 से क्या कर रहा है, CH3 खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और इसने मान लो इसने खींचा, इसने मान लो इसने यहाँ खींचा, ये बॉन्ड क्या हो गया, तो बॉन्ड फेक है भाई, ये तो सिर्फ इनके ऑर्बिटल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको कभी बता दूंगा इनके ऑर्बिटल के बारे में कि एल्युमिनियम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, एल्युमिनियम के पास क्या होता है, 3 बॉन्ड बनाया, वैलेंसी 3 है, लेकिन ऑर्बिटल तो खाली है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन ने इसको भी दे दिया, इससे किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का शिफ्टिंग नहीं होगा। उसी तरह ये देखो, इन दोनों एल्युमिनियम और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर दे रहा है, इस एल्युमिनियम को भी क्या कर रहा है, कभी कभी दे दे रहा है, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इससे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी, चार्ज वही रहेगा सभी के ऊपर, ठीक है। जो चार्ज होगा वो वही आपको इस एल्युमिनियम के कारण यही चार्ज आएगा, ठीक है। इस चार्ज में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। अब जैसे समझिए कि ये वाला जो CH3 हो गया, ये आपको ये म्यू नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो CH3 है वो ये म्यू लिगेंड है। क्या है ये म्यू लिगेंड है, मतलब ब्रीजिंग लिगेंड है ये, ठीक है। अच्छा जैसे देखो, अब बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड की। अब ये रहा आपका न्यूट्रल लिगेंड, सपोज दैट CO है न्यूट्रल लिगेंड, तो भाई न्यूट्रल तो न्यूट्रल है। अब इसके पास एक ही लोन पेयर है, कभी इस मेटल को देगा, कभी इस मेटल को देगा, कभी इस मेटल को देगा, चार्ज तो वैसे भी नहीं आना है इसके पास। अब मान लो कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और 3 लोग मेरे सामने बैठा, कभी मैंने इसको दे दिया, फिर मैंने कभी इसको दे दिया, फिर मैंने कभी इसको दे दिया, भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो मैं किसी को अगर दे भी रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो चार्ज क्यों आएगा भला, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये CO कितने को भी दे दे, ये भले हाँ 1 को देगा तो म्यू नहीं कहलाएगा, 2 को देगा तो म्यू 2 कहलाएगा, 3 को देगा तो म्यू 3 CO कहलाएगा, लेकिन चार्ज का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आपको देखिए ना, ये जो CO है CO और एक लोन पेयर है, कभी इसको दे रहा है, कभी इसको दे रहा है, कभी इसको दे रहा है, देखिए ये तीनों को दे रहा है, लेकिन असल में ये किसी को भी नहीं दे रहा है परमानेंटली, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास है, बस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कभी इसको दे रहा है, कभी इसको दे रहा है, कभी इसको दे रहा है, तो ना तो चार्ज इस पे चेंज हुआ और ना ही चार्ज इस पर चेंज हुआ, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए कि ये जो एक एग्जांपल देखते हैं, एक पायराजीन लिगेंड होता है, ये देखिए पायराजीन, ये एक टाइम में किसी एक को ही दे सकता है, कायदे से तो ये मोनोडेंटेट है, लेकिन साथ में क्या हो गया, ब्रिजिंग हो गया कि ये एक साथ 2 मेटल को होल्ड कर सकता है। देखिए ये क्या कर सकता है, एक साथ 2 मेटल को होल्ड कर सकता है। देखिए इसने क्या किया, एक साथ 2 मेटल को होल्ड कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा लिगेंड ब्रिजिंग है, ये पूरा लिगेंड क्या हो गया, ब्रिजिंग हो गया। इसने क्या किया, दोनों को 2 मेटल को आपस में जोड़ दिया है। गौर से देखिए, इसने 2 मेटल को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। किसकी बात करते हैं हम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का एक ट्रूथ है, ठीक है, एक सच है जिसको आपको समझना होगा कि ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड जो स्क्वायर प्लेनर नहीं होते, ठीक है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने का क्या मतलब है कि भाई इसके लिए 2 तरीका आता है। एक होता है न्यूट्रल एटम मेथड, न्यूट्रल एटम मेथड, और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ बता दूं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, इसलिए रहने दो इसको। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से कोई नहीं निकालता, इसलिए भी इसको बताना भी नहीं है। बता दूंगा मैं, ठीक है, बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं पता है कि अभी अगर बता दूं तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल चलो NM मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रल एटम मेथड से कैसे चलते हैं।
एक कंपाउंड उठाते हैं, ठीक है, CH3 MnCO हॉल 5, ठीक है। सपोज दैट ये कंपाउंड है हमारा CH3 MnCO हॉल 5। इस कंपाउंड का हमें चेक करना है कि भैया ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं। आपको पता है कि 18 जो होता है वो ऑक्सीडेज इसका होता है, इनर्ट गैस का नंबर होता है आर्गन का। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब उसका फंडा इसका पता कैसे लगाएं। अच्छा देखो CH3 अगर आप कायदे से अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दो तो आपको ये दिखेगा कि ये CH3 इसके साथ ऐसे होगा, जबकि बाकी के जो CO होंगे वो इसके साथ ऐसे होंगे ऑक्टाहेड्रल शेप में। देखिए यही है ना, इसके साथ ऐसे किए जाएंगे। अब मैंने आपको पहले क्लियर बताया कि भाई ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। इन न्यूट्रल लिगेंड के दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ो। चलो कोबाल्ट के पास, कार्बोनाइल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कितने लिगेंड है टोटल? 5। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी जो CO है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा समझो, CH3 एक निगेटिव लिगेंड है, CH3 माइनस होता है। अच्छा एक बात सोचो, इन दोनों के बीच बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच इस तरह से बॉन्ड है। अगर तुम CH3 के एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, जो उसका एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ो। अगर तुम CH3 के एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिलता है मैंगनीज के सातों इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेने का, क्योंकि मैंगनीज के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है? S2D5, 7 इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज के वैलेंस में। तो मैंगनीज के वैलेंस में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो CH3 का एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो तो मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का चांस तुम्हें मिलेगा। मतलब कि CH3 का अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो मैंगनीज का आप 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। कितना हो गया गिनो भाई? 7 1 8 और 10 18। तो आप बोलोगे सर ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी में कोई बच्चा बताए कि नहीं सर मैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से सीखना है सर, OSM ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, तो हम बोलेंगे फिर ठीक है, एक काम करो तुम, फिर आप स्ट्रक्चर को यही झंडे दो। फिर आप ये देखो कि चलो CO कितने, तो 5 CO है सर, तो पांचों CO तो न्यूट्रल है, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। चलो तो CO से कितना इलेक्ट्रॉन मिला आपको? 10 इलेक्ट्रॉन। CH3 पे सर माइनस है, हम तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। बोले वेरी गुड, जोड़ो। CH3 पे है सर माइनस, हम तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। बोले बिल्कुल जोड़ो। लेकिन अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो तुम CH3 माइनस है तो तुमको मैंगनीज पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा। तो इसका मतलब है कि मैंगनीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, आपको उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के कारण एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 - 1 = 6। तो क्या हो गया आपको? 10 + 2 + 6, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी हो गया। तो भाई अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अपने गड़बड़ी की तो खेल खत्म। देखो ना, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं निकालते तो क्या इस इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते? एक इलेक्ट्रॉन घटाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है न्यूट्रल एटम मेथड में। आपने यहाँ पर क्या किया? सिंपल मैंगनीज के इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, CO के इलेक्ट्रॉन को जोड़ा और CH3 सिंगल बॉन्ड बनाना, उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ा। मतलब सिंपल है। न्यूट्रल एटम मेथड में क्या कीजिए कि अगर न्यूट्रल एटम मेथड आपको आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम जो भी है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड टू विच इट बॉन्ड्स, कि लिगेंड के उन इलेक्ट्रॉन को जोड़ी जिससे वो बॉन्ड बना रहा है। जैसे CO है, CO 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है। देखो CO 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन CH3 की बात करें, CH3 माइनस की, तो भैया CH3 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? अपना तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है ना। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर CO ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए तो CH3 ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए। और हमने क्या किया? सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया। लेकिन वही अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से चलते तो आप क्या करते? आप लिखते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम या मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाद क्या जोड़ते? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड। फिर आप ये नहीं सोच सकते थे कि भाई कौन सिंगल बना रहा है कौन डबल बना रहा है, सबको आपको 2 के लेके ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं न्यूट्रल एटम मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए छोड़िए इस बात को, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। देखिए अब किसी भी एग्जाम्पल को उठाइए आप, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल को उठा सकते हैं आप। एग्जाम्पल को उठाने से पहले सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि मान लीजिए स्कैंडियम है,
ठीक है, वाइट्रियम है, लैंथेनम है, ये तीनों किससे है आपको थर्ड बी से। इसका आपको पता है क्या होता है S2D1, ठीक है, स्कैंडियम है S2D1, देखो 2 1 3। आपको पता है कि 4B में कौन होता है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, ये क्या होता है भाई S2D2 होता है। 5B में कौन है, ये हो गया आपको वेनेडियम, क्रोमियम, आपको सॉरी वेनेडियम, नाइबियम, टेंटेलम, क्या हो गया S2D3। 5 के अलावा 6B की बात करें तो कौन हो गया भाई क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्या तरीका होगा इसका तो S2D4। उसके बाद 5B के बाद 6B के बाद 7B में आ जाइए, ठीक है। 7B में कौन कौन आ गया भाई तो आपको मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम, S2D5। उसके बाद आप आ जाइए किसमें 7 के बाद अब 8 में आ जाइए। तो आपको पता है कि 8 में 3 पार्ट होता है, कौन कौन, एक हो गया आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, यानी कि S2D6। दूसरा पार्ट कौन हो गया आपको कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये क्या हो गया S2D7 हो गया। और उसके बाद कौन हो गया फिर इधर निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या हो गया S2D8 हो गया। उसके बाद फिर कौन है 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचे। अब 1 पे जाइए, 1B कौन हो गया भाई CuAgAu, यानी कि S2D9। और उसके बाद फिर कौन है भाई 2B यानी जिंक, कैडमियम, Hg, ये क्या हो गया S2D10। बच्चे लोग इस चीज़ को सीखे बिना समझे बिना तो आप ये उम्मीद ही मत करो कि आप कोऑर्डिनेशन या OMC को पढ़ सकते हो। इस चीज़ को सीखे बिना तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करो, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इस चीज़ को सीखे बिना आप उम्मीद करो। देखो S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, S2D5, S2D6, S2D7, S2D9, S2D9 और S2D10, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। आपको चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं कैसे याद रखता हूँ। मैं पर्सनली अपना बताता हूँ कि मैं इसको कैसे याद रखता हूँ। गौर से देखो, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, इसको आप लिखो सियालाल। देखो स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, सियालाल, देखो सियालाल। टिटेनियम, वेनेडियम, जिरकोनियम कैसे बोलेंगे भाई टिटेनियम, वेनेडियम और जिरकोनियम, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, टिटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम है, सॉरी हाँ ये है टिटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखो तिजोरी हफीज़ की, टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। अगर आपको याद नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो। वेनेडियम, नाइबियम, टेंटेलम, इसको याद रखो आप भानुबता, देखो भानुबता है ना S2D3। इसको क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इसको याद सिंपल रखो आप क्रोमोव, देखो क्रोमोव है ना, क्रोमोव S2D4। ये मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रीनियम, इसको याद रखो सिंपल आप मंटेसरी, देखो मंटेसरी, ठीक है। कैसे याद रखो इसको मंटेसरी। चलो उसके बाद आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम है, देखो फेरस, इसको याद रखो फेरस, क्या याद रखो फेरस, देखो फेरस। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसको आप सिंपल याद रखो कोरियर, देखो कोरियर, देखो कोरियर है ना, ऐसे याद रख सकते हो इसको। निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसको ऐसे याद रखो, एक बहुत आसान अच्छा लगता है निकाह पढ़ो पंडित, ठीक है। तो निकाह पढ़ो पंडित, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। और उसके बाद कौन है भाई CuAgAu, इसको लिखो क्यों आगे आऊं, है ना, क्यों आगे आऊं, CuAgAu, क्यों आगे आऊं। और जिंक, कैडमियम, Hg, इसको तो सब लोग याद ही रखते हैं, जनाब कौड़ी हाजी, जनाब कौड़ी हाजी, ठीक है। देखो ये याद रखने, जनाब से जिंक हो गया, कौड़ी से कैडमियम हो गया, हाजी से मरकरी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आप बोलोगे सर इसको याद रखना जरूरी है, सर ये पहली लाइन को याद रखना जरूरी है, तो आप इसको भी याद कर लो। देखो स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इसको आप कैसे याद रखो, इसको याद रखो ऐसे सतीश तिवारी, देखो सतीश तिवारी VCR, देखो वेनेडियम, क्रोमियम में फेंको नहीं कुत्ते की जान, देखो सतीश स्कैंडियम, तिवारी टिटेनियम, वेनाडियम से VCR, क्रोमियम, मैग्नीज में फेंको, आयरन, कोबाल्ट नहीं, निकेल, कुत्ते, कॉपर की जान, जिंक। इसको आप याद रख लो और इसके नीचे हिसाब से इसको भी आप याद रख लो।
देखो इसको याद रखे बिना तो फिर आपको क्वेश्चन प्रिसीजन आपका जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए अब मैंने आपको बस सिखाया भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए। कैसे बताया मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए? देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है आपका Cp2Fe। इसमें चेक करना है कि भाई ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो Cp कहाँ है भाई? ये रहा Cp, आपको पता नहीं Cp है ना। Fe सिंपल है। अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक नहीं करने जा रहे हैं तो हम इस रिंग का भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे तब, क्योंकि इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे। 5 का रिंग है तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन देगा। और आयरन क्या हो गया? S2D6 हो गया। S2D6 का मतलब 8, तो 5 5 10 5 18, देखो 10 8 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से निकालना था, फिर एक काम करो -1 फिर आयरन पे +2 करो। अब ऊपर ला क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला भी क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। और आयरन क्या हो गया? S2D6 था, आपको क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वही 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भाई मेरे कोई दोनों तरीका अपनी जगह पे है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए CpFeCO2। मेरे हिसाब से आप न्यूट्रल एटम मेथड से चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की झंझट से बच जाइएगा। Cp2CO2 प्लस, देखिए CO में क्या होगा? कैपिटल C और स्मॉल O रहेगा तो कोबाल्ट होगा, ठीक है। और कैपिटल C कैपिटल O होगा तो क्या होगा? वो कार्बोनाइल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब C बड़ा O बड़ा तो कार्बोनाइल, और जब C बड़ा O छोटा तो क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। VCO6, ठीक है। नंबर 5 में Cp2Ru। नंबर 6 VCO6 माइनस। चलिए पहले इन सब का चेक करते हैं हम। इन सब में चेक करें कि भाई इसमें क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। CpFeCO2, CP के पास कितना हो गया भाई? 5। Fe के पास क्या होता है? S2D6 तो 8। CO के पास क्या हो गया? 2 दूनी 4, सिंपल है। तो 8 5 13, 13 और 4 17 ना भाई, इसका 18 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ। Cp2CO, देखो Cp 5 दूनी 10, Cp है ना भाई 5, मत जोड़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड मत जाओ। 5 दूनी 10, और CO के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? CO कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट बोले तो S2D7, ध्यान दीजिए कोबाल्ट क्या? S2D7, और S2D7 का मतलब क्या हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19 इलेक्ट्रॉन। Cp2CO2 प्लस, देखो Cp2CO2 प्लस का मतलब क्या? Cp का मतलब हो गया 5 दूनी 10, CO कोबाल्ट हो गए तो S2D7 9, और +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने होंगे। इलेक्ट्रॉन घट गया ना, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन घट गया, तो घट गया तो क्या हो गया? यहाँ पर आपको 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आ जाओ VCO6, वेनेडियम स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम S2D, क्या हो गया? S2D3 है ना भाई, देखो ना, स्कैंडियम D1, वेनेडियम D2 और टिटेनियम क्या हो? D3। तो स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम 21 22 23, तो क्या हो गया? S2D3। आपको ही होता है ना वेनेडियम का। तो चलो, यानी वेनेडियम का 5, कार्बोनाइल का कितना हो गया? 2 × 6 = क्या हो गया? 6 दूनी 12, और 12 5 17 इलेक्ट्रॉन। Cp2Ru, Cp मतलब क्या हो गया? 5 × 2। रुदेनियम कौन से ग्रुप का है? तो फेरस, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम। तो आयरन अगर S2D6 है तो ये भी S2D6 होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? Cp2 + 8, तो क्या होगा? 5 दूनी 10 8 18 इलेक्ट्रॉन। VCO6 में, तो V क्या हो गया? S2D3, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन प्लस CO6 मतलब 2 × 6, और एक भी बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो गया आपको? 18 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे लोग एक बात मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक बात समझिए, अगर किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है ना, किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन किसी के पास 18 से कम इलेक्ट्रॉन है या 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल नहीं है। अब अगर मान लो किसी के पास 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, ताकि लो भैया ले जाओ, हमको अपना 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। और अगर किसी के पास 18 से कम होगा तो भीख मांगे, प्लीज़ भाई कोई दे दो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि मेरा 18 कंप्लीट हो जाए। तो वही वाली बात है कि बच्चे, ये जिसके पास भी 18 है वो तो स्टेबल है, जिसके पास भी 18 है वो स्टेबल है। लेकिन जिसके पास 18 से कम है, 17 है, इसका मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझो बात को। मान लो आपको कहीं जा रहे हो फिल्म देखने के लिए, क्या मूवी का टिकट की कीमत है 300 रुपये, आपके पास क्या है? आपके पास 295 है। अब आप 5 रुपये तो मांगो किसी से, सोचो भाई कोई भी दे दे, किसी से हेल्प ले लो, तो आप मांगने का नेचर होगा, दैट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा का पूरा। लेकिन किसी के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, अब सपोज करो आपने कहा आपको आपका 5 रुपये एक्स्ट्रा है, अब दे दो, हाँ ले जाओ भाई ले जाओ। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसका मतलब आपसे अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि भाई ये कंपाउंड क्या है, तब इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना। आपका 17 आएगा तो आप बोलोगे सर कम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 19 आएगा ज़्यादा है सर रिड्यूसिंग एजेंट, 17 आएगा कम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 17 आएगा कम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा ठीक है, ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट है। आई बात समझ में? चलिए पहले नोट कीजिए इसको। थोड़े फेमस वाले जो कैटलिस्ट हैं जब उनमें देखा जाए, जैसे ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट को चेक करते हैं। तो भाई ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट कैसा था आपको याद है? रुदेनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ये डबल, ये H, ये PH, PCY3 और PCY3। तो भाई ये तो आसान है ना, क्लोरीन माइनस है खींचेगा, बस 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करो, सिर्फ एक। क्यों भाई? अरे क्लोरीन कोई न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, मैंने क्लियर बोला आपको, नेगेटिव लिगेंड से एक खींचेगा, एक बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये देखो ये 2 कार्बन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, देखो ये 2 है ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और लेकिन भैया ये तो न्यूट्रल है, और अगर ये न्यूट्रल है तो इसका क्या करो, एक के लिए 2 काउंट कर लो, कॉर्डिनेट बना रहा है। तो क्या हो गया, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, क्लोरीन का एक क्लोरीन का एक, इस साइड का कार्बन का 2, ऊपर और नीचे मिला के 2 2 4। और सबसे बड़ी बात है जो रुदेनियम है, रुदेनियम कौन से ग्रुप का? फेरस आयरन रुदेनियम, यानी S2D6, तो 8, जरा गिनो कितना हुआ, 8 2 10 2 12, ठीक है, 2 14 2 16 हो गया ना। ये देखिए 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो ये कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट नहीं किया है। ये देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए ग्रब्स का सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट देखते हैं। रुदेनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, PCY3, ये देखिए H, PH। आप सोच रहे हो सर एकदम इसको तो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना ही है, हम लोग चलो देखते हैं क्या करता है ये। यही था ना ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। देखिए क्या लगता है आपको, एक 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 एक, ये लोन पेयर है 2, और ये भी कार्बन बॉन्ड है तो 1 और 1 2, ये भी 2, ठीक है। तो कितना हो गया रुदेनियम के पास 8, S2D6, ये दोनों क्लोरीन मिला के 2, ये इस साइड अकेला 2, उस साइड वाला क्या 2, और नीचे वाला PCY3 तो क्या हो गया 2। यहाँ फिर से क्या हो गया, गौर से देखिए ये तो 16 इलेक्ट्रॉन को ही फॉलो करता है। तो ग्रब्स का फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट हो चाहे ग्रब्स का सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट हो, ये दोनों ही क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता, ये 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट देखते हैं। रोडियम, PPS3, PPS3, PPS3 और ये Cl। तो भाई रोडियम कौन सा ग्रुप का है, तो जरा याद करो, कोरियर, कोबाल्ट, रोडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, याद करो। तो कोबाल्ट S2D7 था तो ये भी S2D7 ही होगा। तो S2D7 का मतलब, S2D7 बोले तो 9, 2 2 4 2 6 और 1, ये देखो तो कितना हो गया, 9 6 15, 1 क्या हो गया आपको 16। देखिए ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आयरन, PCY3, Cl, Cl और ये CO। सपोज दैट कि ये कंपाउंड है कोई, ठीक है। तो ऊपर से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको तो पता है भैया, 3 कार्बन तो 3 इलेक्ट्रॉन तो देगा ना ऊपर से। तो ऊपर से 3, PCY3 और CO ये दोनों मिलके क्या किया, 2 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या किया, दोनों एक एक करके मिला के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और आयरन S2D6 तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। जोड़िए तो 2 2 4 2 6 6 3 9 9 8 17। चलिए इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। नहीं समझ रहे बात को, एकदम रिलैक्स से समझिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े, देखो ऊपर से 3 3 2 5 5 2 7 1 8 1 9, और आपको आयरन कितने हैं, S2D6 से मतलब 8, तो 9 8 17। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कम से कम 18 को तो फॉलो नहीं कर रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। दैट मीन इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करना होगा। चलिए नोट कीजिए। एक एग्जांपल देखिए, ये रहा मोलिब्डेनम, इससे ऊपर जुड़ा हुआ एक Cp, ये इससे ये जुड़ा हुआ है, और इससे ये जुड़ा हुआ एक NO,
ये, ठीक है, ये NO जुड़ा हुआ है और इससे एक NO जुड़ा हुआ है। अब बोलोगे सर कमाल करते हैं सर, आपको 2 NO जोड़े, दोनों का स्ट्रक्चर अलग कर दिया हमने। हाँ भैया, स्ट्रक्चर 2 NO जोड़े, दोनों का अलग कर दिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए हमारे पास 2 तरह के NO होते हैं। एक होता है NO लीनियर। NO लीनियर कब हो सकता है कि जब N और O के अलावा उसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो तीनों का तीनों किसी को दे दे, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। गौर से देखिए आप, भाई सिंपल सी बात है कि भाई लीनियर को कब हो सकता है, जब अपने आधे इधर दे दे आधे इधर दे दे। अगर वो बीच में कुछ रख लेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो ट्रायगोनल हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये नीचे वाला हो जाता है, ये N, ये बोला कि नहीं भाई हम अपना सारा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, हम अपना लोन पेयर नहीं देंगे। उसके बाद बोला कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, वही लो, तो भाई इसलिए वो बेंट हो गया। सिंपल सी बात है। अरे भाई मेरे, मान लो एक कोई भी एक एटम है, उसके पास 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर दिया 2 इधर दिया। कार्बन को देखो 2 इधर देता है 2 इधर देता है, क्या होता है, लीनियर हो जाता है। लेकिन सल्फर को देखो SO2 को, वो 2 इधर देता है 2 इधर देता है, उसके बावजूद एक लोन पेयर उसके पास बचा हुआ, इसलिए SO2 का भी लीनियर नहीं होता। SO2 क्या होता है, बेंट होता है। तो ये हो गया आपका बेंट, ये जो NO लीनियर है और ये NO क्या हो गया, बेंट। जब लीनियर हुआ तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब ये बेंट हुआ तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। देखिए, और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात आपको सीखनी चाहिए कि जो लीनियर NO है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब अपने लोन पेयर भी दे रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन तो वो दे ही रहा है और अपना लोन पेयर भी दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया, +1 चार्ज आ गया, क्योंकि अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये जो NO है ये अपना लोन पेयर को बचा के रख रहा है, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा, वो किसी से खींच ले रहा है, जिसके कारण कि इस पे जो चार्ज आएगा फॉर्मल चार्ज, बेंट वाले पे वो क्या आएगा, -1। सिंपल सी बात है। देखो न्यूटन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन की बात थी, ठीक है। मान लो जैसे गौर से देखो, ये जो कोई भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल तो कोई 2 ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए है कोऑर्डिनेट से। देखो ये कोऑर्डिनेट से कोई 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन 2 दिया इसने और इसको भी दे दिया। बात समझो कि ये कोई भी लोन पेयर जो होता है वो तो 1 लोन पेयर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट के लिए। इसने 1 लोन पेयर तो दिया ही, साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। इससे क्या हुआ, ये सीधा हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को देने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ गया, +1 चार्ज। लेकिन वही देखो नाइट्रोजन को देना था ऑक्सीजन, उसने उस दोनों ऑक्सीजन को छोड़ के सिर्फ जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया। मतलब इसको देना था 2, लेकिन इसने छोड़ा 1 ही, 1 इलेक्ट्रॉन बचा लिया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, -1। तो खैर इसका मतलब ये है कि आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो आपको लीनियर वाले पे +1 चार्ज एज्यूम करना होगा और आपको बेंट वाले पे -1 चार्ज एज्यूम करना होगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रल एटम मेथड से चलना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना होगा, सिंपल इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। ये देखो नेम मेथड, नेम मेथड में क्या होगा, पहली बात है मोलिब्डेनम कौन से ग्रुप का है। आप स्ट्रक्चर को एकदम गौर से देखो, यही रहा आपका स्ट्रक्चर। मोलिब्डेनम कौन से ग्रुप का है, तो आप बोलोगे सर क्रोमियम ग्रुप है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमो। तो मोलिब्डेनम क्रोमियम ग्रुप का है, मतलब S2D4। तो S2D4 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। मोलिब्डेनम के पास किस इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले के पास क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले के पास क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, और इस NO लीनियर के पास क्या हो गया, लीनियर से इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया और बेंट से कितना इलेक्ट्रॉन लिया, तो बेंट से 1 इलेक्ट्रॉन लिया। जरा जोड़ो तो कितना हुआ, 3 3 6 1 7 7 6 13 13 5 18। तो ये कितने हो गए, तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। किस मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से चेक करना चाहते हो वहाँ भी कर लो। गौर से देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, वहाँ से भी चेक करना चाहते हो। मोलिब्डेनम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, तो आपको पता है सर ये वाला जो लीनियर है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +, चार्ज है। इस पर कितना चार्ज है सर, -, चार्ज है, ठीक है। अब अगर इस पर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज है तो क्या करोगे आप, अब फिर देखो ये CP है, इस पर क्या हो गया -1 चार्ज है, ये भी हो गया, इस पर -1 चार्ज है। तो क्या करोगे, ऊपर वाला जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना हो गया, तो 3 था, 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका अभी है, तो क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये NO था, ठीक है, NO पे +1 आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या हो गया 2। ये NO था, 1 ले लिया, इसका भी 1 से बढ़ के क्या हो गया 2। और जहाँ तक मोलिब्डेनम है, तो मोलिब्डेनम से चारों ने मिलकर क्या किया, इसने खींचा, इसने खींचा है, इसने क्या किया है, खींचा है, इसने छोड़ा, मतलब एक ने खींचा एक ने छोड़ा, मतलब ये दोनों बैलेंस कर लिए और इन दोनों को मिला के क्या हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम क्या होता है, S2D4 था, 2 इलेक्ट्रॉन घट के क्या हो गए 4 हो गए। तो 6 4 10 10 2 12 12 2 14 14 4 18 इलेक्ट्रॉन, अभी 18 ही रह गए। नहीं समझे, एक बार फिर से समझिए। मैंने क्या बोला कि भैया इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो 3 पहले था, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन खींच चुका है तो 4। ये था 5 लेकिन खींच चुका है तो क्या हो गया 6। ये देखिए ये था, ये दे चुका है तो 3 के घट के 2 हो गया। और ये 1 था, 1 डोनेट कर रहा था लेकिन 1 खींच लिया तो क्या हो गया, 1 के बदले बढ़ के ये भी 2 हो गया।
अब क्या हो गया, इसकी बात करें मोलिब्डेनम H2D4 होता है, लेकिन भैया एक ले रहा है एक दे रहा है, तो वो चार्ज तो कैंसिल कर दिया इन दोनों ने मिलके, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं कर रहा है, ये दोनों तो खींच रहा है ना। तो मोलिब्डेनम पे क्या हो गया, +2 चार्ज, अगर मोलिब्डेनम +2 चार्ज तो H2D4 में से हमने S0 घटा कर दिया, तो क्या हो गया, बचा D4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो जोड़ के देखिए आपका क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो गया। तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से आप ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है इसको छोड़ के चलिए, न्यूट्रल एटम मेथड से चलिए। इसको हटाइए, समझ गए होंगे आप लोग। एक एग्जांपल देखिए, IRDPPE2 प्लस, इसके स्ट्रक्चर पे बोले आइए। ये रहा इरिडियम, फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, बेंजीन 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 बेंजीन, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स करके सब इसको दे रहा है, गौर से देखिए। तो क्या हो गया, और साथ में क्या हो गया, एक प्लस चार्ज भी है, इसी को DPP बोलते हैं, सिंपल है। बेस में CH2 और फॉस्फोरस में क्या लगा हुआ है आपको, बेंजीन लगा हुआ है दोनों साइड, टोटल मिला के 4। तो क्या हो गया, इरिडियम, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, सारे फॉस्फोरस से मिला के 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इरिडियम की, इरिडियम कौन से ग्रुप से है, इरिडियम कौन से ग्रुप से है, तो इरिडियम हो गया आपको कौन सा, कोबाल्ट ग्रुप का हो गया। क्या हो गया, कोबाल्ट ग्रुप का हो गया। तो कोरियर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में H2D7 होता है, तो यहाँ भी H2D7 ही होगा। तो H2D7 का मतलब H2D7 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्लस आ गया था, अगर प्लस आ गया तो आपको कम करना होगा इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन घट गया है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ये प्लस आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कम हो गया है। तो क्या हो गया, 9 17 17 में से एक गया 16 इलेक्ट्रॉन। ड्रगौर से देखिए स्क्वायर प्लेनर है ये, इसलिए किसको फॉलो कर रहा है, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। WCMeO ये एग्जांपल है, इसको चेक करना में, इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ठीक है। इसको चेक करना में, इसका कैसे करेंगे भाई, गौर से देखो, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, 3 1 2 3 3 तो यहाँ भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बस 3 इधर देखो और 3 इधर, कोई न्यूट्रल नहीं है, दोनों साइड में निगेटिव है, इसका मतलब तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 हो गए। और टंगस्टन कौन से ग्रुप का हो गया, तो क्रोमियम ग्रुप का है, H2D4 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, 6 3 9 9 3 12, तो ये तो 12 इलेक्ट्रॉन को ही फॉलो कर रहा है, कोई बात नहीं, ये ऐसा ही है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए अब आप इसको फाइनली नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले। Cp Fe CO PPS3 CF2 और BF4। जरा गौर से देखिए, अरे भाई CF2 आ गया, कमाल है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको VVI है, एकदम ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, कहाँ हो गया, बीच में आपका Fe है, सही है। ये CF2 क्या है, सबसे पहली बात है CF2 क्या है, तो भाई मेरे CF2 ये है, ध्यान रखो, क्यों परेशान होना, CF2 का ध्यान रखो, ये रहा CF2 आपका। अब कुछ मत करो, जोड़ो, Cp का क्या हो गया 5, CO का कितना हो गया 2, PPS3 क्या हो गया 2, CF2 का भी क्या हो गया 2, और कोबाल्ट का आपको आयरन कितना हो गया H2D6 मतलब 8, और चूंकि BF4 माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर प्लस होगा तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन घटाना होगा, जरूरत कितना हुआ, नहीं समझे बात को, स्ट्रक्चर बना के दिखाना होगा। चलो वो भी दिखाने के लिए तैयार रहिए, पहले आप सीखो। Cp कितना इलेक्ट्रॉन 5, Fe कितना H2D6 तो 8, CO कितना कार्बोनाइल 2, PPS3 कितना 2, CF2 कितना 2, और चूंकि इसके ऊपर प्लस आया तो 2 प्लस आ गया, इसका मतलब क्या करना, -1 करना होगा, जोड़ो कितना हुआ 8 2 10 2 12, आप 2 10 हो गया, 10 2 12 12 2 14, 14 से गया 3 और 5 18 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो बनाओ, ये रहा Fe, ये रहा CO, ये रहा PPS3, ये रहा Cp, ठीक है, और कोई बचा Cp CO हो गया, PPS3 हो गया, CF2, ये देखो ये हुआ CF2, ठीक है, और क्या हो गया इसके ऊपर यहाँ प्लस और BF4 माइनस। चलिए ठीक है, चेक कर लीजिए आप। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल दे रहा है, बोल रहा है Na2OS ऑस्मियम है और CO हॉलेक्स और -2, बोल रहा भाई निकालो इसको कि x का वैल्यू क्या होगा, और दे दिया आपको कि भैया 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ओके चलो बात क्लियर हो गई कि 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और ये x का वैल्यू क्या होगा, हम सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ के निकालेंगे। चलो देखो, इस सोडियम पे 2 प्लस का मतलब यहाँ 2 माइनस हो गया, इसलिए इसकी चिंता मत करो आप।
अब ऑस्मियम पे आ जाओ। ऑस्मियम कौन से ग्रुप का है? फेरस, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। तो मतलब S2D6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑस्मियम कौन से ग्रुप का है? S2D6 का है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। CO हमें नहीं पता x कितना है, तो x × 2 कर देंगे। और ये 2 माइनस है, माइनस बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जोड़ो जोड़ो उसको, 2 इलेक्ट्रॉन। और टोटल मिलके कितना होना चाहिए? तो ये 18 होना चाहिए, है ना। अरे भाई मेरे, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ के 18 तो होना चाहिए। इस माइनस को लेके कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर माइनस है तो जोड़ लो, और प्लस है तो घटा दो, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। तो माइनस हो तो जोड़ लो और प्लस हो तो हटा दो। तो क्या हो गया आपका? गौर से देखिए, 8 2 × x + 2, देखो 8 × 10, तो 2x = क्या हो गया? आप उस पर जाओगे 8, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो यहाँ पर क्या हो गया? एग्जाम्पल OS CO होल 4 2-। ये देखो, यानी आप क्या बोलना चाहते हैं कि सर आप 18 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ, फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, कि भैया जो बीच में मेटल उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस आपको 2 × नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, कि न्यूट्रल लिगेंड से जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और प्लस 1 × क्या आपको निगेटिव लिगेंड, कि जो भी निगेटिव लिगेंड का जो साइट है एक साइड से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर प्लस आए जो चार्ज हो, तो प्लस को, पॉजिटिव आए तो उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। अगर पॉजिटिव आए तो उसको घटा दीजिए, और निगेटिव आए तो उसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। भैया पॉजिटिव आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, और नेगेटिव आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है। तो आप तो 18 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉर्मूला ये है, एकदम विस्तार से, कभी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं हम। एक एग्जांपल है हमारा CO कोबाल्ट, CO होल 3 और Z। हमें नहीं पता कि Z का वैल्यू क्या है, आपको Z का वैल्यू निकाल, लेकिन अभी हम जो भी बता रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। अच्छा, कोबाल्ट क्या हो गया? S2D7, S2D7 का मतलब 9। कार्बोनाइल का हमें पता है कि 2 × 3 है, देखो 3 कार्बोनाइल तो 3 × 3 हो गया। अच्छा, Z हमें नहीं पता, हो सकता है कि Z+ हो सकता है Z- हो, तो आप लिख दो यहाँ पर +Z लिख दो, = क्या लिख दो? 18 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अच्छा देखो, तो ये 18 को जोड़ के अगर ये कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये Z का वैल्यू माइनस आएगा। भैया Z का वैल्यू माइनस था तभी तो इसमें जुड़ के 18 हुआ ना। और अगर ये 18 से ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि भाई ये इसमें घटाया गया है इसको, Z को, ताकि मतलब Z क्या हो गया? प्लस है। तो चलिए सोचिए, 9 + 6 15। अब आप खुद सोचो, 15 + Z = 18 हुआ, इसका मतलब Z का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसमें जुड़ के क्या कर रहा है? इसको 18 पहुंचा रहा है। तो Z का वैल्यू अगर यहाँ पर 3 आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर -3 लिखना होगा। मतलब कि भैया इसी Z के कारण ये 15 इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर हो पाया। चलिए, तो Z का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है RuCO होल 4 Si Me3Z। रिलैक्स होके देखिए, रुथेनियम कौन से ग्रुप का है भाई? रुथेनियम, ठीक है। रुथेनियम कौन से ग्रुप का है? फेरस, आयरन, रुथेनियम। अगर इसका मतलब S2D6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8। कार्बोनाइल 2 है तो 2 चौके 8। Si Me3 है भैया, Si Me3 तो CH3 की तरह होता है। ये देखो, जैसे CMe3 होल 3 होता है ये, उसी तरह Si Me3 है, तो ये निगेटिव लिगेंड है। ये देखो, ये कोई लोन पेयर नहीं दे रहा है, ये क्या करेगा? ये तो आपको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सिंगल है। देखो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड बना चुका, तो 1 बॉन्ड बनाना है। इसका मतलब यहाँ से क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद Z, हमें नहीं पता Z कितना है, Z को बस लिख दो, = क्या लिखो? 18 लिखो। अब जोड़ो, 8 8 16 1 17। तो भैया ये Z 1 सेकेंड क्या आ गया? देखो 17 और प्लस Z = 18। इसका मतलब है कि Z वो वैल्यू है एक्स्ट्रा जो इसमें जोड़ा गया ताकि वो 18 हो सके। इसका मतलब Z क्या हो गया? -1 है। यानी क्या हो गया? Z एक्स्ट्रा बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जिसको जोड़कर हम 17 को 18 करने जा रहे हैं। तो Z का वैल्यू क्या आ गया आपको? 18 आ गया। और आगे देखिए, एक एग्जांपल है हमारे पास η3 C3H3। ये देखो बहुत सुंदर। दूसरा है η5 CP। सिर्फ सब डराने का तैयारी है आपको। MCO-। पूछा जा रहा है कि M क्या है, मेटल कौन सा है। एकदम रिलैक्स होकर देखिए, सब इसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन है ये सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। η3 C3 ऐसे भैया हमें क्या करना? तीनों मिलके दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। η5 पांचों मिलके दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। मेटल का हमें नहीं पता, X लिखेंगे, और कार्बोनाइल का पता है कि 2 लिखेंगे, और माइनस है इसका मतलब इसमें 1 को जोड़ देंगे, और ये सब मिलकर 18 होना चाहिए। नहीं समझे बच्चे? एकदम प्यार से समझिए, एकदम प्यार से, ठीक है। मुंह में मिश्री रख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए
मेरा जो छोटा भाई है ना, वो इस बात से बहुत गुस्सा करता है। जब मैं उसको बोलता हूँ ना मुंह में मिश्री रख के बात करो, तो बड़ा गुस्सा करता है मेरे पे। एक्चुअली बहुत गुस्सैल है, ठीक है। तो ये वर्ड जब मैं बोलता हूँ ना, तो उसको चिढ़ाने के लिए वर्ड मैं बोलता हूँ कि मुंह में मिश्री रख के बात करो। तो एक्चुअली मैं वही आपको मुंह में मिश्री रख के मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझिए, आराम से समझिए। ये देखिए ईटा 3C3H3, भैया ईटा 3CH3 ये था आपका, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 3 देगा ना। ईटा 5Cp मतलब ये है आपका, कितना देगा? 5 देगा ना। मेटल का हमें नहीं पता, और CO क्या हो गया? मेटल नहीं पता, X मान लिया। CO से कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है? 2, और ऊपर से चार्ज कितना है देखो तो ऊपर में एक माइनस चार्ज है, एक माइनस, तो उसको प्लस कर दो, और ये सब मिलकर कितना बराबर होना चाहिए? 18 के बराबर होना चाहिए, है ना। तभी तो हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। देखो 5 2 7, 5 3 8, 8 2 10, 11, तो 11 + x = 18। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब सोचो कौन ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए? 7 आ जाता। आप बोलोगे सर S2D5 मैग्नीज वाला। हमने हाँ भैया, इसका मतलब कि यहाँ मैग्नीज भी हो सकता है, यहाँ टेक्नीशियम भी हो सकता है, और यहाँ रीनियम भी हो सकता है। अगर आपको दे देता है कि 3D वाला, तो आप मैग्नीज को लगाते। आपको 4D देता तो टेक्नीशियम लगाते, और 5D देता तो रीनियम को लगाते। ये फिक्स है। देखो ना, आप खुद सोचो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 का मतलब क्या हो गया? S2D5, और S2D5 किसके लिए था? मैग्नीशियम, टेक्नीशियम या रीनियम के लिए, ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बस लास्ट टॉपिक में ख़त्म कर दो पहले, कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, MCO होल x z माइनस, MCO होल x z माइनस। यहाँ x भी अननोन है, m भी अननोन है, z भी अननोन है। देखो m हो गया मेटल, x हो गया नंबर ऑफ CO, और z क्या हो गया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको इन सब के बारे में बताना है। z हमेशा माइनस है, ध्यान दीजिए। तो आपको फर्स्ट में पूछ रहा है कि मेटल दिया है, x दिया है और z दिया है। बोल रहे हैं जब मेटल हम टिटेनियम देंगे, x का वैल्यू 6 देंगे, तो z क्या होगा? जब मेटल हम कोबाल्ट देंगे, x का वैल्यू हम नहीं पता, और z का वैल्यू आपको यहाँ दे दिया 2। यहाँ जब वेनेडियम देंगे, हमें ये नहीं पता, हम इसको E1 लिखते हैं। और यहाँ पर हम जो है कोई D ब्लॉक का मेटल लेते हैं, हमें नहीं पता। 3D का कोई मेटल है, नहीं पता हमें कौन सा है। ये हमने 5 लिया है, और ये हमने 1 लिया है। अब आपको क्या करना है? सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए वीडियो ज़रा पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए कर लिया होगा आपने, होप सो। अब हम करते हैं। देखिए ये रहा टिटेनियम, मेटल के बदले टिटेनियम रखिए, इस पोर्शन में आइए। टिटेनियम क्या होता है? स्कैंडियम टिटेनियम। टिटेनियम क्या होता है? S2D2। S2D2 का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। x 6 है, मतलब 6 दूनी 12, और हमें नहीं पता ये z कितना है बस, लेकिन हमें पता माइनस है, इसका मतलब प्लस z करो तो इजिकल टू क्या आना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। भाई मेरे सबको जोड़ के 18 तो लाओगे ना जी आप, सबको जोड़ के तो 18 लिखना ही होगा। तो चलो क्या हो गया? 12 4 16, तो 16 + z इजिकल टू 18। तो z का वैल्यू क्या आ गया भाई? 2। इसका मतलब यहाँ पर z का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। देखो आप चेक कर लो, देखो फिर से चेक करते हैं। 4 + 12 + 2 बराबर 18। देखो 4 + 6 दूनी 12, और z के बदले 2, तो 4 आपको क्या? 4 हो गया, 12 6 आपको 12 4 16, 16 2 18। ठीक, इसका मतलब z का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। कोबाल्ट है, x का वैल्यू नहीं पता, z का वैल्यू दिया हुआ, ये निकालना हमें। चलिए चेक करते हैं भाई। कोबाल्ट में x का वैल्यू, कोबाल्ट क्या होता है? S2D7। S2D7 का मतलब 9। अच्छा ये नहीं पता हमें, तो एक काम करें 2x लगा दीजिए, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर में क्या दिया हो? -4, तो 2 माइनस दिया हो, तो 2 को जोड़ दो, बराबर क्या लिखो? 18। तो जोड़ो 9 + 2, ठीक है। ये हो गया, नहीं सॉरी, एक्चुअली इसमें आपको कोबाल्ट नहीं दिया हुआ था, ये यहाँ पर ले लीजिए आप आयरन, ठीक है, सॉरी आयरन ले लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आयरन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आयरन होगा, तो आयरन S2D6 मतलब 8 प्लस नहीं पता हमें 2 × x, x था, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 × x, और प्लस क्या हो गया? बाहर में चार्ज कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, तो इक्वल टू 18। तो क्या हो गया? 8 2 10, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया आपको? 8 + 10, उस पर गया तो क्या बचा? 8। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपको? 4 हो गया। इसका मतलब आपके पास CO कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए आयरन के लिए क्या S2D6, तो 8 4 दूनी 8, 8 8 16, और 2 18। देखिए 18 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, हमें इसको नहीं पता। वंस अगेन, वेनेडियम कौन से ग्रुप का है? स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम। अगर वेनेडियम हमारा कौन सा? तीसरा है, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, इसका मतलब S2D3 मतलब 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 5। हमें ये नहीं पता, तो आपको पता, अगर ये नहीं पता तो क्या करना होगा? 2 × x लिखिए,
चलिए प्लस क्या, ऊपर चार्ज 1 है, इज इक्वल टू क्या होगा 18। अब देखिए तो क्या हो गया, 5 1 6, उस पार गया तो क्या हो गया 12, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 12, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 6। तो आपके पास यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पर CO का नंबर कितना आना चाहिए आपको 6 आना चाहिए। और यहाँ पर 3D का कोई मेटल दिया, मेटल नहीं पता कौन सा है, मेटल को हमें x मान लो। अच्छा ये हो गया 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10, और चार्ज कितना दिया हुआ है, तो चार्ज 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपको 18। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया आपको, ये हो गया 1 सेकेंड 7, और 3D का कोई मेटल दिया, उसका मतलब x वैल्यू 7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मैग्नीज हो गया। आई बात समझ बच्चे लोग, नहीं समझे एक बार फिर से समझिए। मैंने क्या बोला भाई, ये यहाँ ये गायब है, यहाँ ये गायब है, यहाँ ये गायब है, यहाँ ये गायब है। आप इसको 18 इलेक्ट्रॉन के फंडे पे रखिए, आप इसको कॉन्सेप्ट पे रखिए। देखिए मेटल का वैल्यू लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO इंटू एक्स जितना भी दीजिए, जेड का वैल्यू जो भी है प्लस कीजिए और इक्वल टू 18 लिख दीजिए। इससे आपका जो भी अननोन होगा वो निकल के आपका सामने आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कोई एक ही अननोन दिया हुआ है, एक साथ 2 अननोन नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते मैं जोश में आ जाता हूँ। एकदम ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इससे एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं छूटने दूंगा। आज मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। उम्मीद करते हैं आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।